Okay guys, so now welcome again guys. Now let us discuss ITC रूल्स, रूल नंबर 40 की बात कर रहा हूँ. ठीक है, लास्ट लेक्चर में गाइज मैंने सेक्शन 18(1) की बात करी थी कुछ स्पेशल केसेस में जहाँ पे हम जीएसटी क्लेम कर सकते हैं उन गुड्स के ऊपर जो हमारे स्टॉक में रखे हुए हैं. ठीक है, चाहे वो आपके स्टॉक में हो, चाहे आपके वर्क इन प्रोग्रेस में हो, चाहे आपके सेमी फिनिश्ड गुड्स में हो या फिनिश्ड गुड्स में हो. ठीक है, उससे रिलेटेड हमारे पास रूल्स है. तो हम रूल नंबर 40 की बात यहाँ पे कर रहे हैं. रूल नंबर 40, द ITC क्लेम्ड अंडर सेक्शन 18(1) शैल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस. सबसे पहला कंडीशन गाइस वही जो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हो तो जितने टाइम के लिए वो कैपिटल गुड्स यूज़ हो चुका है उतने टाइम के लिए 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ आपको रिड्यूस करना पड़ेगा और फिर बचा हुआ क्रेडिट आप ले सकते हो. उसके अलावा द रजिस्टर्ड पर्सन शैल विद इन a period of 30 days from the date of becoming eligible to avail ITC shall make a declaration on common portal inform GST ITC 1. तो रजिस्टर्ड पर्सन जैसे ही एलिजिबल होता है ITC लेने के लिए तो उसने 30 डेज़ के अंदर कॉमन पोर्टल पे GST के पोर्टल पे GST ITC 01 फॉर्म जो है वो अपलोड करना होगा टू द इफेक्ट दैट ही इज़ एलिजिबल टू अवेल ITC. ठीक है गाइस, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ. द डिक्लेरेशन अंडर बी अबाउ, मतलब हमने GST ITC 01 की बात की ना फॉर्म में, वो शैल क्लियरली स्पेसिफाई द डिटेल्स रिलेटिंग टू द इनपुट्स. तो गाइज वो फॉर्म में क्या रहेगा, वो फॉर्म में गाइज इन स्टॉक में आपके स्टॉक में क्या क्या है, आपके कैपिटल गुड्स में क्या क्या है उसकी डिटेल रहेगी. ठीक है, 4 पॉइंट्स है. तो देखते हैं हम लोग. स्टॉक और कैपिटल गुड्स ऑन द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डे फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स. ओके, ऑन द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो जिस दिन उनको रजिस्ट्रेशन मिला उसके पहले दिन कितना स्टॉक था और जिस दिन वो लोग उनकी लाइबिलिटी आई टैक्स पे करने की उसके पहले दिन कितना स्टॉक था. उसके अलावा on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under section 18(1)(c). 18(1)(c) मतलब गाइस हमने यहाँ पे जो देखा था, जो लोग कंपोजिशन लेवी में अपना टर्नओवर 150 लाख को क्रॉस कर जाते हैं और फिर उनको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ता है, उस केस में स्टॉक कितना था उसकी डिटेल्स चल रही है, उसकी बात हो रही है. ठीक है, उसके अलावा ऑन द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग the date on which supplies made by RD person becomes taxable. तो यहाँ पे गाइस वो बात हो रही है, हमने बात की थी कि पहले एग्जाम्पल उस रजिस्टर्ड पर्सन का जो सप्लाई था वो एग्जेम था और फिर गवर्नमेंट का कोई प्रोविज़न आता है, गवर्नमेंट से कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर आता है जिससे कि उनके गुड्स जो है वो टैक्सेबल हो जाते हैं. ठीक है, तो उस केस की बात हो रही है. तो यहाँ पे हमें गाइज रूल नंबर 40 ये बताता है कि आपको जो है अपने स्टॉक की सारी डिटेल्स GST ITC 01 फॉर्म में सबमिट करनी होगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डी, द डिटेल्स फर्निश्ड इन डिक्लेरेशन अंडर बी शैल बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय अ प्रैक्टिसिंग CM. गाइज ये जो डिटेल्स आपने सबमिट करी है ये डिटेल्स आपको सर्टिफाई करवानी पड़ेगी बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट. इफ़ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ क्लेम ऑफ GST एक्सीड्स 2 लाख, अगर आपका GST का क्लेम 2 लाख से ज़्यादा हो तो, 2 लाख से कम हो तो सेल्फ डिक्लेरेशन चलेगा. द ITC क्लेम एज पर 18(1)(c and d शैल बी वेरीफाइड बाय करस्पॉन्डिंग डिटेल्स फर्निश्ड बाय सप्लायर इन GSTR 1 और GSTR 4. अब गाइज जो ITC C और D में क्लेम हुआ है, ठीक है, 18(1)(c) और 18(1)(d) में, मतलब कंपोजिशन लेवी वाला और एक्सेम सप्लाई वाला, गाइज उन्होंने उन सप्लायर्स ने फॉर्म GSTR 1 या GSTR 4 तो भरा ही होगा ना, उतना वो तो ज़रूरी था क्योंकि वो लोग भी रजिस्टर्ड थे GST में, तो जो डेटा है वो उससे क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा. उसके अलावा द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स शैल बी कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग इनपुट टैक्स ऑन सेड गुड्स एट 5% ऑफ एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ. ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. ये तो हमारी बात ऑलरेडी 2-3 बार हो चुकी है. ठीक है गाइस, ये यहाँ पे मैं नेक्स्ट रूल में आता हूँ.
रूल नंबर 41, द ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस। इस पूरा बिजनेस अगर ट्रांसफ़र होता है तो वो दूसरे बिजनेस को आप क्रेडिट किस तरीके से ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी जहाँ पे कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चेंज होता है तो क्रेडिट किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा, तो उसके लिए यहाँ पे रूल दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट, रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म GST ITC 02। अब गाइस यहाँ पे देखो दूसरा फॉर्म आ गया, GST ITC 02 furnish the details of transfer electronically on portal along with the request to transfer unutilized ITC or ECL to transferee। गाइस ये लोग क्या करेंगे, GST ITC 02 फर्निश करेंगे और वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे पोर्टल पे कि जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्रेडिट है जो दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र होना चाहिए वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। नाउ इन केस ऑफ डीमर्जर, ITC shall be apportioned in ratio of the value of assets of new units as specified in demerger scheme। तो गाइस अगर ऐसा हुआ हो, डीमर्जर मतलब एक कंपनी का एक पार्ट जो होता है उसको सेपरेट करके दूसरी कंपनी बनाई जाती है, ठीक है, इसे डीमर्जर कहा जाता है। तो गाइस जितने परसेंटेज ऑफ असेट्स वो सेपरेटेड वो डीमर्ज्ड कंपनी को दिए हो, ठीक है, इमर्जिंग कंपनी को दिए हो, तो दोनों के असेट्स के रेशो के हिसाब से GST का क्रेडिट भी डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस, यस। सेकंड पॉइंट, द ट्रांसफरर शैल आल्सो सबमिट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय CA और कॉस्ट अकाउंटेंट। यहाँ पे भी CA और कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट में गाइस आपकी स्पेसिफिक प्रोविज़न रहेगा ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटीज़, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटीज से रिलेटेड प्रोविजंस भी रहेगा। द ट्रांसफरी शैल इन द कॉमन पोर्टल एक्सेप्ट द डिटेल्स। अब गाइस जो ट्रांसफरी मतलब जो नई कंपनी है जिसको ये क्रेडिट ट्रांसफ़र किया गया है वो ये सारी डिटेल्स को पोर्टल पे एक्सेप्ट करेंगे अपने GST नंबर के थ्रू, ठीक है। एंड ऑन एक्सेप्टेंस ITC इन GST ITC 2 शैल बी क्रेडिटेड। जैसे ही वो लोग एक्सेप्ट करेंगे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तो उनको वो क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा जो हमें ट्रांसफ़र करना था। नेक्स्ट पॉइंट, द इनपुट एंड द कैपिटल गुड्स शैल बी ड्यूली अकाउंटेड फॉर बाय ट्रांसफरी इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके अलावा ट्रांसफरी ने ये कैपिटल गुड्स और ये इनपुट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपरली शो करना पड़ेगा, उनका स्टॉक और उनका फिक्स्ड असेट हो जाएगा, ठीक है गाइस, यस। नाउ एक इंटरेस्टिंग रूल है, रूल नंबर 41A, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट और ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस। गाइज विद इन अ स्टेट, ठीक है, आपने विद इन अ स्टेट आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिए फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्यों लिया होगा गाइज, ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्सन के 2 डिफरेंट बिजनेस हो, जो बिजनेस एक दूसरे से एकदम ही अलग है, मतलब उनका एक साथ में हो ही नहीं सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फास्ट फूड का हो और दूसरा प्लास्टिक आइटम्स का हो। अब गाइस ये दोनों का बिजनेस एक साथ हो नहीं सकता, कन्फ्यूजन हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए ऐसा हो सकता है कि कोई एक बिजनेसमैन है वो डिफरेंट कंपनीज फ्लोट करके डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस ले ले, ओके। तो ऐसे केस में अगर कभी वो गुड्स जो है वो परचेज कर लेता है दोनों कंपनीज के लिए किसी एक कंपनी के अंदर, ओके, और उस कंपनी के नाम पे बिल आ जाता है, तो गाइस अब जो दूसरी कंपनी का जो परचेज था उसके ऊपर का जो GST था वो दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना, हाँ, तो उसी की बात यहाँ पे चल रही है। रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू ट्रांसफ़र क्रेडिट टू एनी और ऑल, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू ट्रांसफ़र क्रेडिट टू एनी और ऑल ऑफ न्यूली रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस शैल विद इन 30 days ऑफ ऑब्टेनिंग सच रजिस्ट्रेशन GST ITC 02A। अब गाइस ये देखो यहाँ पे और एक नया फॉर्म आया GST ITC 02A, यहाँ पे डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। द ITC शैल बी ट्रांसफर टू न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटीज इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स। अब गाइस फिर से देखो, जो ITC ट्रांसफ़र किया जाएगा वो वैल्यू ऑफ असेट्स के बेसिस पे किया जाएगा, हेल्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। द न्यू रजिस्टर्ड पर्सन शैल एक्सेप्ट द डिटेल्स सो फर्निश। वापस से वही जो नया रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या करेगा, वो ये सारी डिटेल्स को एक्सेप्ट करेगा पोर्टल पे, ठीक है, अपने GST नंबर में, और जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा उसको
क्या मिल जाएगा, उसको अपना क्रेडिट मिल जाएगा, फिर वो आके उसको टैक्स पे करने के लिए यूज़ कर सकता है। ठीक है गाइस, यस। नेक्स्ट रूल गाइस आ रहा है आपके पास, दैट इज़ रूल नंबर 44, मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। अब गाइस कुछ केसेस बताए गए हैं जहाँ पे जो आईटीसी है वो रिवर्स किया जा रहा है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांस। ठीक है, सबसे पहले आईटीसी और इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, ठीक है, फॉर 18/5 और 29/5 बी डिटरमाइंड इन फॉलोइंग मैनर। देखो, फॉर इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक आईटीसी शैल बी कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑन बेसिस ऑफ करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस ऑन विच क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड। तो गाइस देखो, जब आपके स्टॉक के ऊपर आईटीसी आपको अप्लाई अवेलेबल करवाएंगे तो उससे पहले आपके इनवॉइसेस चेक किए जाएंगे कि क्या वो गुड्स आपने ही परचेस किए हैं, आप इनवॉइस बताइए। उसके अलावा गाइस, फॉर कैपिटल गुड्स आईटीसी इन्वॉल्व इन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स शैल बी कंप्यूटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टेकिंग यूजफुल लाइफ एज 5 years। अब गाइस देखो, आपके केस में जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स की लाइफ जो है उसको 5 years अज्यूम किया जाएगा और बाद में जितना टाइम उसको यूज़ कर लिया गया है उतना माइनस करके रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैलकुलेट की जाएगी, उसके हिसाब से आईटीसी अवेलेबल किया जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट स्पेसिफाइड इन वन अबाउट शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर आईटीसी ऑफ। अब गाइस देखिए, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको जीएसटी के डिफरेंट हेड में स्पेसिफाई करना होगा, जैसे कि कितना सीजीएसटी है, कितना एसटीएसटी और कितना यूटीजीएसटी है, इसके अलावा कितना आईजीएसटी है। नाउ वेयर द टैक्स इनवॉइस रिलेटेड टू इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक आर नॉट अवेलेबल। अब गाइस देखो, ऐसा हुआ कि जो आपका स्टॉक है उसका आपके पास इनवॉइस है ही नहीं, ठीक है, द इनवॉइस रिलेटेड टू इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक आर नॉट अवेलेबल, द आरडी पर्सन शैल एस्टिमेट द अमाउंट अंडर रूल 44(1). तो गाइस ऐसे केस में आपको रूल 44(1) अप्लाई करना होगा। ठीक है, रूल 44(1) मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है उस तरीके से रूल 44(1) के हिसाब से बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। देखो, अगर आपके पास बिल अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो गुड्स है उसकी मार्केट प्राइस चेक की जाएगी और इफेक्टिव डेट ऑफ एनी इवेंट अंडर सेक्शन 18(5) और 29(5) मार्केट प्राइस के हिसाब से वैल्यूएशन किया जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है तो इनवॉइस में ही पता चलता है ना, पर आपके पास इनवॉइस तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट डिटरमाइंड अंडर रूल 44(1) शैल फॉर्म पार्ट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आरडी पर्सन in form GST 03, where the amount relates to any event specified in 18(4) and in form GSTR 10, where the amount relates to cancellation of registration। और इसी तरीके से गाइस यहाँ पे जो GST पे करने की बात आएगी तो 18(4) के हेड में, ठीक है, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो उस वक्त भी जो टैक्स पेएबल आएगा। ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के वक्त जो कंपनी है वो कंपनी जानबूझकर इनवॉइसेस डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि अगर इनवॉइस मिल गए तो उसके ऊपर जो जीएसटी क्लेम किया है वो पता चल जाएगा। ऐसा वो लोग सोच सकते हैं कि अब इनवॉइस मिल गए तो पूरा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा और हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में इन्होंने बोला है कि इनवॉइस नहीं मिला तो भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 44(1) रूल नंबर 44(1) के हिसाब से कैलकुलेट करके आपसे टैक्स ले लेंगे। ओके, इसके अलावा द डिटेल्स फर्निश्ड अंडर रूल 44(3) शैल बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट। ये देखिए, जो यहाँ पे डिटेल्स फर्निश की जाएगी, जो मार्केट प्राइस बेसिस पे कैलकुलेशंस करके जो किया जाएगा, उसके लिए आपको सीए का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ जाएगा। सीए हो या कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई भी चलेगा। ठीक है, उसके अलावा गाइस, द अमाउंट ऑफ आईटीसी फॉर 18(6) रिलेटिंग टू कैपिटल गुड्स शैल बी डिटरमाइंड इन मैनर एज स्पेसिफाइड अंडर रूल 44(1)(b)। तो 44(1)(b) यहाँ पे वही पार्ट है, 5% पर क्वार्टर से डेप्रिसिएशन लेके बचा हुआ जीएसटी क्रेडिट लिया जाता है। ठीक है, तो अगर पे करने की बात आई तो पे भी फिर उसी तरीके से करना पड़ जाएगा। और वहाँ पे गाइस आप
अपने गुड्स की वैल्यू कितनी एज्यूम करेंगे, सॉरी यूज़फुल लाइफ कितनी एज्यूम करेंगे, दैट इज़ 5 ईयर्स, जो कि हमने अभी पढ़ा था ऊपर ही। ठीक है, नहीं अगेन वो लोग बोल रहे हैं कि कैपिटल गुड्स के केस में भी आप टैक्स को डिवाइड करके देंगे कि CGST, SGST, UTGST एंड IGST कितना है। Now where the amount so determined is more than tax determined on transaction value, the amount determined shall form part of output tax liability। अब गाइस देखिए, जो भी अमाउंट आपने डिटरमाइन करी है वो आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू के टैक्स से भी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, ट्रांजैक्शन जितने का भी हुआ हो, ठीक है, उसके ऊपर जो टैक्स है उससे भी ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आपका वो जो एक्सेस अमाउंट आ रहा है, मतलब जो अमाउंट डिटरमाइंड एज पर 44(1) है, ठीक है, अमाउंट डिटरमाइंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी एंड द सेम शैल बी फर्निश्ड इन GSTR 1। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपको एज पर रूल 44(1) जितनी आएगी उतना पे करना होगा। ठीक है, एज पर GSTR 1। ठीक है गाइस, यस। ओके, नाउ गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन की बात करते हैं। गाइस हमारा ये जो ITC हमने इतना सारा पढ़ के, जो ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने कैलकुलेट कर लिया, पता कर लिया कि कितना हम यूज़ कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास जो क्रेडिट है जो आप यूज़ कर सकते हो, उसको आप यूज़ करोगे कैसे, ये दिया है सेक्शन नंबर 49 में। सेक्शन नंबर 49 बताता है कि आप इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे गाइस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 49(5). सेक्शन नंबर 49(5), द अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो बताते हैं कि देखो, अगर आपके पास IGST का क्रेडिट है, ध्यान से समझना, अगर आप IGST का क्रेडिट आपके पास है तो आप उसे सबसे पहले IGST पे करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप उसे CGST पे करने के लिए यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद भी कुछ बचता है तो आप उसको SGST या UTGST के लिए यूज़ करेंगे। ओके गाइस, यस। नेक्स्ट, अगर आपके पास CGST का क्रेडिट है तो पहले CGST के लिए यूज़ करेंगे और उसके बाद IGST के लिए यूज़ करेंगे। आप CGST का क्रेडिट SGST पे करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा आपके पास SGST का अगर क्रेडिट है तो पहले SGST के लिए और उसके बाद IGST के लिए। ठीक है, समझ रहे हो गाइस। उसी तरह अगर UTGST है तो पहले UTGST के लिए, मतलब पहले अपने आप से सेट ऑफ करेगा वो, और उसके बाद वो IGST से सेट ऑफ करेगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों CGST, SGST, UTGST ये एक दूसरे में सेट ऑफ नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, यस। नाउ देखो, अब यहाँ पे इन्होंने भी वही बताया जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि CGST का सेट ऑफ SGST या UTGST में नहीं हो सकता, उसी तरह SGST, UTGST का सेट ऑफ CGST में नहीं हो सकता है। ठीक है गाइस, क्लियर, यस। नाउ सेक्शन 49A क्या बोलता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। अब इन्होंने बोला इग्नोरिंग सेक्शन 49। अब 49 को इग्नोर करते हुए आप ITC को इस तरीके से अब यूज़ करेंगे। देखो गाइस, ये जो हमने बात करी ना अभी सेक्शन 49 में, ये पहले चलता था। अगर मैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ तो ये 49 सेक्शन के बाद लेटेस्ट प्रोविज़न जो आई है गवर्नमेंट से, वो आई है 49A में। तो उन्होंने 49A में बोला है कि अब से ITC का यूटिलाइजेशन इस तरीके से होगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इन्होंने यहाँ पे पहले ही बोल दिया इग्नोरिंग 49, मतलब जो पहले आपने पढ़ा है उसको इग्नोर करते हुए आप क्या करोगे, आपके पास कोई भी क्रेडिट हो, CGST हो, SGST हो, UTGST हो, ठीक है, वो आप सबसे पहले गाइस IGST के लिए यूज़ करेंगे। गाइस समझना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। आपके पास कोई भी क्रेडिट हो, चाहे वो CGST हो, SGST हो या UTGST हो, आप उसको पहले किसके लिए यूज़ करेंगे, IGST के लिए। ठीक है, उसके बाद आप उसको यूज़ करेंगे CGST, SGST और UTGST के लिए। ठीक है,
और अगर आपके पास IGST का भी क्रेडिट है तो IGST का क्रेडिट तो पहले आप IGST में यूज़ कर लेंगे और उसके बाद CGST, SGST या UTGST में यूज़ करेंगे। मतलब गाइस ये देखिए, जो हमने यहाँ पे बात करी थी ना कि CGST का क्रेडिट पहले CGST में यूज़ करो और उसके बाद IGST में यूज़ करो, इस चीज़ को इन्होंने रिवर्स कर दिया है 49A में। उन्होंने बोला है कि CGST है ना, पहले IGST के लिए यूज़ कर और उसके बाद CGST के लिए यूज़ कर। उसी तरह SGST है ना, तो पहले IGST के लिए यूज़ कर और फिर CGST के लिए यूज़ कर। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ रहा होगा तो 2-3 बार रिवाइंड करके देखो, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, सोचो आप इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे करते होंगे। जब क्लाइंट्स के रिटर्न फाइल करने होते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आपके पास जो है प्रॉपर नॉलेज ना हो। ओके, सो नाउ 49B क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। 49B बोलता है कि 49(5) को, ठीक है, 49(5) E और F यानी ये दोनों पॉइंट को इग्नोर करते हुए गवर्नमेंट एक कोई अलग तरीका भी बता सकती है अगर वो चाहे तो। ओके गाइज, यस। नाउ एक और मैं आपको बता दूं, रूल नंबर 88A, जो कि हमारे इस डिस्कशन से रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पे बात करेंगे। रूल नंबर 88A, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। क्या बोलते हैं कि पहले आप क्या करो, IGST के लिए यूज़ कर लो और उसके बाद आप चाहे जो आपकी मर्ज़ी हो, बचा हुआ IGST आप CGST में यूज़ करो तो CGST में करो, और SGST में करना हो SGST में करो, किसी भी एक में करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी गाइस इसमें सबसे मेन क्रक्स पॉइंट क्या है? ये है कि जब तक कि आपका IGST क्रेडिट पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो जाता है तब तक कि आप और कोई क्रेडिट यूज़ ही नहीं करेंगे। मतलब सबसे पहले आप IGST का क्रेडिट यूज़ करेंगे गाइस, समझ रहे हो? सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो है ये अमेंडमेंट है, ये लास्ट ईयर मतलब 2019 के एंड में 2-3 मंथ्स पहले ही ये अमेंडमेंट आया था, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ बहुत हो रही थी ये सब चीज़ों को संभालने की केस में। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है गाइस, क्रेडिट सेट ऑफ देना और उसके बाद बचा हुआ जो रेवेन्यूज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना, कुछ स्टेट से सेंट्रल में ट्रांसफ़र करना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन हो जाएगा, उस पर मैं अभी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ पे बात नहीं करूँगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आई थिंक ये लेक्चर आपको एटलीस्ट 2 बार देखना चाहिए, तब जाके आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट बड़े टॉपिक में रजिस्ट्रेशन में हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में। ओके गाइस, सी यू।